दिव्या बार बार रसोई में आती है और ऊपर उस पट्टी को घूरती रहती है, जैसे वहां कुछ छुपा हो। नेहा, जो दिव्या की ननद है, उसे कई बार ऐसा करते हुए नोटिस करती है। एक दिन वो ये बात घर में सबको बता देती है। जब घर वाले उस पट्टी को देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और उसके बाद दिव्या के साथ क्या क्या होता है, कैसे ब्लैक मैजिक और परिवार के एक ही आदमी की गंदी सोच की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद होने लगती है। आज की ये स्टोरी उसी पर बेस्ड रियल और दिल दहला देने वाली स्टोरी है। दोस्तों, अगर रियल डर को महसूस करना है तो इस स्टोरी को पूरा देख कर जाना। अगर पेशेंस नहीं है तो अभी जा सकते हो वीडियो छोड़कर। और अगर बच्चे हो और एनिमेटेड स्टोरी देखने आए हो तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यार, इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। कमेंट में कुछ तो लिख ही सकते हो। और यहाँ तक बने हो तो एक लाइक भी कर दो। तो लगा लो ईयरफोन और करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। स्टोरी है नवीन की। नवीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। एज लगभग 35 साल के आसपास होगी। राजस्थान के छोटे से गांव लोमाहा में रहता है। सीधा साधा नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ दिव्या, शादी 2017 में हुई थी। उसकी बहन नेहा, जो अभी कुंवारी है। 2 बड़े भाई जो अलग अलग शहर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उसकी माँ जो उसके साथ रहती हैं, और उसकी 6 साल की छोटी सी प्यारी बेटी। छोटा सा साधारण सा परिवार। बात है दिसंबर 2024 की। नवीन का सेकंड नंबर वाला भाई सौरभ अपनी वाइफ और बेटे के साथ 10 दिन की छुट्टियों में गांव आता है। 2 साल बाद सब मिल रहे थे तो घर में खुशी का माहौल था। सौरभ तो ठीक ठाक इंसान था, अपने काम से मतलब रखने वाला। लेकिन उसकी वाइफ थोड़ी अजीब थी। झूठ बोलना, इधर की बात उधर करना और रोज कुछ पूजा पाठ और अजीब से रिचुअल्स करना, काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक जैसा। घर वालों को उस पर शक तो था, पर कोई प्रूफ नहीं था। तीसरे दिन सौरभ की वाइफ की माँ भी आ गई। बोली कि खाटू श्याम मंदिर से आ रही हूँ, रास्ते में गांव पड़ता है तो सोचा मिलती चलूं। सबको प्रसाद दिया। रात को वहीं रुकने वाली थी। रात करीब 9 बजे जब सब सोने जा रहे थे, तब रसोई में दिव्या, भाभी और भाभी की माँ थी। तभी भाभी की माँ ने अपने पर्स से एक भभूत निकालकर दिव्या को दी और कहा, सुबह देना भूल गई थी, ये उसी मंदिर की है, खा लो। दिव्या ने बिना कुछ सोचे भभूत खा ली। अगली सुबह सौरभ, उसकी वाइफ और उसकी माँ जल्दी जल्दी तैयार थे। बोले अर्जेंट ऑफिस का काम है, अभी निकलना पड़ेगा। नवीन उन्हें स्टेशन छोड़ आया। घर वालों को अजीब तो लगा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। दोपहर को दिव्या और नेहा सफाई कर रही थीं। जब दिव्या रसोई की पट्टी साफ कर रही थी, उसके हाथ एक सफेद कपड़े में लिपटी चीज लगी। उसने उसे खोला, देखा और तुरंत डिब्बों के पीछे छुपा दिया। नेहा ने नोटिस किया कि दिव्या उस दिन रसोई में असामान्य रूप से ज्यादा समय बिता रही है। शाम को नेहा ने खुद पट्टी पर चढ़कर देखा। डिब्बों के पीछे वही सफेद कपड़ा मिला। जब उसने खोला तो अंदर एक नारियल था, जिसमें राख भरी थी, लंबे बालों से बांधा हुआ और उस पर सिंदूर लगा हुआ। नेहा के हाथ कांप गए। उसने नारियल नीचे फेंक दिया और अपनी मां को बुला लाई। मां ने नारियल को थैली में डाला और बाहर रख दिया। तय हुआ कि नवीन के आने पर बात करेंगे। रात को सब सो गए। करीब 12 बजे ठंड के कारण नवीन की आंख खुली। उसने देखा दिव्या और उसकी 6 साल की बेटी बेड पर नहीं थी। पहले सोचा बाथरूम में होंगी, 10 मिनट वेट किया। फिर बाहर गया, बाथरूम खाली था। पूरा घर छान मारा। तभी नेहा ने छत की ओर देखा। दिव्या छत की दीवार पर बैठी थी, उसकी बेटी को कसकर पकड़े हुए। बेटी तड़प रही थी। दिव्या उसका मुंह दबाए हुए थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। नवीन दौड़कर ऊपर गया, पहले बेटी को छुड़ाया। दिव्या ने उसके हाथ पर काट लिया, फिर छत से कूदकर बाथरूम की छत पर और वहां से नीचे भाग गई। रूम में जाकर पलंग के पीछे बैठ गई। रो रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। नवीन की मां ने घबराते हुए पास के मंदिर के पुजारी को कॉल किया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने पूरी बात बताई तो पुजारी जी ने शांत स्वर में कहा,
अभी के लिए इस पर गंगा जल छिड़क दो और थोड़ी भभूत लगा दो। रात किसी तरह निकल जाने दो, सुबह मैं खुद आकर देखूंगा। फोन रखते ही नवीन की माँ जल्दी से मंदिर गईं और वहां से गंगा जल और भभूत लेकर आईं। उस समय दिव्या कमरे के कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कभी रो रही थी तो कभी अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। जैसे ही नवीन की माँ ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, दिव्या का शरीर जोर से कांपने लगा। उसने चीख मारी और अपने कान बंद कर लिए, जैसे उसे तेज जलन हो रही हो। मत डालो, हटाओ इसे, वो अजीब सी भारी आवाज में बोली। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो अचानक पलंग से नीचे उतरी और बेड के नीचे घुसने लगी, जैसे किसी से छुप रही हो। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर फड़फड़ा रहे थे। नेहा डर के मारे दरवाजे के पास खड़ी थी। नवीन ने हिम्मत करके दिव्या को बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो असामान्य ताकत से छटपटा रही थी। करीब 2 मिनट तक ये सब चलता रहा। फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उस रात किसी की ठीक से नींद नहीं लगी। सुबह होते ही नवीन की माँ ने फिर पुजारी जी को कॉल किया। थोड़ी ही देर में पुजारी जी घर पहुंच गए। उनके हाथ में एक कपड़े का थैला था। कमरे में कदम रखते ही उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सीधे दिव्या के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में बोले, इस पर इसी घर में टोटका किया गया है। इसे कुछ खिलाया गया है बिना इसकी जानकारी के। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। नवीन की मां ने तुरंत नारियल वाली बात बताई। सफेद कपड़ा, राख, लंबे बाल और सिंदूर। ये सुनकर पुजारी जी ने गहरी सांस ली और बोले, अब बात साफ है, काम सोच समझकर किया गया है। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चिमटे को दिव्या के सिर से लेकर पैरों तक धीरे धीरे 3 बार फेरा। हर बार मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी। दिव्या की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी। उसका चेहरा तना हुआ था। फिर पुजारी जी ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और नारियल को उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाया। मंत्र खत्म करके उन्होंने नारियल को अलग रख दिया और अपने थैले से एक छोटी सी पोटली निकाली। वो नवीन को देते हुए बोले, 21 दिन तक इसे पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़कना, सुबह और शाम। और ये नारियल, इसे किसी सुनसान चौराहे पर रख आना। पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। उनकी आवाज में सख्ती थी। नवीन ने बिना सवाल किए सब वैसा ही किया। उसी दिन शाम को वो नारियल लेकर सुनसान चौराहे पर गया और रखकर सीधे घर लौट आया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ दिनों तक घर में रोज गंगा जल और वो पाउडर छिड़का जाता रहा। धीरे धीरे दिव्या की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखों की अजीब चमक गायब हो गई। उसका व्यवहार नॉर्मल होने लगा और कुछ ही दिनों में दिव्या पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन उस रात की घटना और पुजारी जी के शब्द आज भी नवीन के दिल में कहीं गहरे बैठे हुए हैं।